होगी ठीक। आज इकोनॉमिक्स का जो सैम्पल पेपर हम लोग करने वाले हैं वो बोर्ड का ही एक पेपर है जो कि लास्ट 2013 में आया था, सॉरी 2023 वाले पेपर में आया था अपना। तो आज उसको जानने वाले हैं कि क्या था वो पेपर 2023 वाला, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन थे, उसका क्या लेवल था 2023 वाले पेपर का। ये सब कुछ इस सैम्पल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं बोर्ड का पेपर किस लेवल तक का रहता है। यहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको पता है 34 क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यू वगैरह हिंदी में भी आपके सामने है पूरा पूरा क्वेश्चन। चलिए हम पार्ट करेंगे इंग्लिश वाला अटेम्प्ट और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ये रहा। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स बाय जनरल पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब एक तरह से होता है हमारे इनिशियल डिपॉजिट। ये वो पैसा है जिससे कमर्शियल बैंक उधार क्रिएट करता है। जो बैंक में पैसा रखा हुआ है क्या वो पब्लिक के द्वारा जमा कराया गया है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, बात तो सही है अपना। आगे, सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक टू द पीपल। ये कहना चाह रहे हैं सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब है वो पैसा जब कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, उधार देता है, तो उधार देने के बाद फिर वापस आ जाता है, जमा हो जाता है, फिर उधार देता है, फिर आ जाता है जमा, फिर उधार देता है, फिर आ जाता है। तो प्राइमरी मींस वो पैसा जिससे शुरुआत हुई, जिसको इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं, ये पब्लिक का ही पैसा है। और सेकेंडरी में जब लोन दिया गया तो फिर आके जमा हो गया, फिर जमा हो गया, फिर जमा हो गया, फिर वो साइकिल ऐसी चलती रहती है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहे हैं? बिल्कुल सही है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो प्राइमरी इनिशियल डिपॉजिट होता है और सेकेंडरी डिपॉजिट हमारा दूसरा वाला कॉलम डिपॉजिट वाला, जिसको हम टोटल भी करते हैं, वो वाला कॉलम है हमारा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो सी वाला पार्ट इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग हमारा अगला सवाल। ओके, कुछ यहां पर आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बने हुए हैं चार्ट सा अपना। क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखते हैं अपना। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट, इसको ध्यान से सुनना, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। देखो नेशनल इनकम सेम है, एमपी और एफसी के बीच के फर्क को क्या कहते हैं? एमपी और एफसी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या वो हमारा एनआईटी है, एनएफआई है, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल है, मार्केट, सबको पता है, इसको कहते हैं एनआईटी। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर ये ना अटेम्प्ट करा हमने और नीचे वाला करा तो आपको बताना है इन चार फिगर में से कौन सा रियल फ्लो है। रियल फ्लो मतलब फिजिकल फ्लो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। याद है सभी को, रियल फ्लो, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज, और इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, इन चार में से कौन सा बताना है जिसमें पैसे की बात ना हो, वो रियल फ्लो है। पहले वाला हो नहीं सकता क्योंकि इसमें फैक्टर पेमेंट आ गई, पैसा आ गया, तो ये तो नहीं है बिल्कुल। बी वाले पार्ट में गुड्स एंड सर्विस, फैक्टर सर्विस, ये हो सकता है, और देखते हैं। फैक्टर पेमेंट नहीं हो सकता, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गुड्स सर्विस कंजम्पशन नहीं, तो बी वाला पार्ट ठीक है। रियल फ्लो का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जिसमें हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देते हैं फर्म को और फर्म बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है हाउस होल्ड को। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसका आंसर रहेगा बी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग। एमसीक्यू के बीच में आपको और वाले मिल जाएंगे, सो जब भी अटेम्प्ट करें थोड़ा सोच समझ के करें, आराम से अपना। ठीक है, अगर आप बी वाला पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं तो मेंशन कर देना कौन से वाला पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, और अगर बाय चांस कंफ्यूजन हो तो सिर्फ और सिर्फ ए बी लिख देना, वो अपने आप देख लेगा, जो ठीक होगा उसके हिसाब से चेक कर देगा, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज फ्रॉम आरबीआई। कमर्शियल बैंक जिस रेट पर आरबीआई से पैसा लेता है उसको क्या कहते हैं? और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, किसके लिए? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ऑप्शन में ये तो पता है सबको, या तो रेपो रेट है, बैंक रेट है, दोनों के ऊपर लिखा हुआ था। अब समझ नहीं आ रहा रेपो या बैंक है, यहीं पर कंफ्यूजन है। देखिए, रेपो रेट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये ध्यान रख के चलना। शॉर्ट टर्म के लिए जो लिया जाए वो रहेगा क्या? रेपो रेट, और लॉन्ग टर्म के लिए जो लिया जाए उसको कहते हैं हम लोग क्या? बैंक रेट। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बैंक रेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है इसलिए बैंक रेट है। शॉर्ट टर्म के लिए होता, सिस्टम वही है, प्रोसीजर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग के ऊपर खेला जा सकता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, और एक चीज और है अपना, बैंक रेट जब आप लेते हो तो आपको अपनी सिक्योरिटी भी गिरवी रखनी पड़ती है, इसलिए बैंक रेट कम होता है, बैंक रेट सस्ता होता है, जबकि रेपो रेट थोड़ा सा महंगा होता है। रेपो रेट के टाइम पे सिक्योरिटी की नीड नहीं है, बैंक रेट के टाइम पे सिक्योरिटी की नीड है, इसलिए थोड़ा सा क्या है, सस्ता भी है।
तो रेपो और बैंक का ये डिफरेंस आपको आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट कम से कम रीड जरूर करेंगे रेपो वर्सेस बैंक रेट। ये एक बार ही रीड करने लायक है टॉपिक, आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए। इसके रिलेटेड एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो जरूर इस बात को नोट कर ले कि रेपो वर्सेस बैंक रेट आप एटलीस्ट एक बार रीड जरूर करके जाएंगे, बिना रीड करे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बीओपी से रिलेटेड है, अच्छा सुनेंगे। बोरोइंग्स बाय अ नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बीओपी डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। ये कहना चाह रहे हैं हमने बोरोइंग्स करी वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, और जब हम बोरोइंग करते हैं वर्ल्ड बैंक से, ये कैपिटल अकाउंट में नोट होती है। बोरोइंग्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। बोरोइंग्स किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि बोरोइंग से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी चीज जिससे एसेट लायबिलिटी को फर्क पड़े वो हमेशा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। सो बात तो सही है, स्टेटमेंट 1 इज एक्यूरेटली करेक्ट। आगे, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बीओपी। ऑटोनोमस आइटम हमेशा इंडिपेंडेंट, उसको फर्क नहीं पड़ता ऑटोनोमस होती कौन सी है, जो प्रॉफिट मोटिव से करी जाए, और जो प्रॉफिट मोटिव से करी जा रही है वो तो भाई इंडिपेंडेंट ही है। आप प्रॉफिट मोटिव से कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, ज्यादा करें कम करें वो आपकी इच्छा है, जबकि जो हमारी एकोमोडेटिंग आइटम्स होती है ना वो डिपेंडेंट है। ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट, एकोमोडेटिंग डिपेंडेंट, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ऑटोनोमस हमेशा क्या रहती है? इंडिपेंडेंट, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट मोटिव से। एकोमोडेटिंग डिपेंडेंट है ऑटोनोमस पर। जब ऑटोनोमस सरप्लस या डेफिसिट लेकर आएगी ना तो उसको सेटल करने के लिए किसका यूज होता है? एकोमोडेटिंग आइटम्स का। यही इनकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऑटोनोमस प्रॉफिट मोटिव से करी जाती हैं, डेली बेसिस पे करी जाती है। एकोमोडेटिंग तब करी जाएगी जब ऑटोनोमस में या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। तो ये ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ध्यान से देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। The central bank has imposed a fine on Hisar Urban Cooperative Bank Limited and Andaman Nicobar State Cooperative Bank Limited for violation of banking norms। देखिए, सेंट्रल बैंक ने क्या लगाया? फाइन लगाया, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या लगा रहा है? फाइन, कि इन दो बैंकों ने सेंट्रल बैंक की जो रूल्स रेगुलेशन तो उसको वायलेट करा, वायलेट मींस तोड़ा। इसके चक्कर में सेंट्रल बैंक ने दोनों बैंक के ऊपर क्या लगा दिया? फाइन। आपसे पूछा है किस फंक्शन के अकॉर्डिंग फाइन लगाया जाता है। देखो, इश्यू ऑफ करेंसी में फाइन की तो कभी बात नहीं होती। इश्यू ऑफ करेंसी आपको पता है, नोट छापने वाली बात। कौन कौन से नोट छापते हैं आरबीआई? चलो 6 बता दो, कौन सा नोट नहीं छापता? कौन छापता है 1 रुपए का नोट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रख के चलेंगे। और अगर पूछे कि उस पर साइन कौन करता है तो फाइनेंस मिनिस्टर। और जितने भी आरबीआई के द्वारा नोट छापे जाते हैं उस पर साइन कौन करता है? गवर्नर। और हमारे गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ध्यान रखे चलेंगे, ये पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए फिलहाल इश्यू ऑफ करेंसी तो नहीं है। बैंकर टू द पब्लिक, बैंकर टू द पब्लिक, क्या आरबीआई बैंकर टू द पब्लिक है? नहीं, ये तो पॉइंट ही गलत है, मतलब ही नहीं बैठता। बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई सारी सरकारों का बैंक है, लेकिन सरकारों का बैंक होने के नाते वो फाइन क्यों लगा रहा है बैंकों पर? सरकार से रिलेटेड काम करेगा, ये भी नहीं हो सकता। एक्चुअल में आंसर है बैंकर्स बैंक। सारे बैंकों का बैंक है, इसलिए सारे बैंक्स की रूल्स रेगुलेशन को चेक करना, वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये जिम्मेदारी किसकी? आरबीआई। इसलिए आंसर रहेगा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। इसका पूरा नाम है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। इस बार कहना या मानो या ना मानो, लेकिन उम्मीद है कि 3 नंबर के अंदर आपको बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर वाला फंक्शन मिलने के चांसेस ज्यादा है इस बार, और लगता है कि बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर वाला पॉइंट आएगा। चांसेस है 3 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हमारे पास। ओहो क्या बात है, एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा हमारा, आपके सामने आ चुका है, देखते हैं। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, दिस सेविंग -60 है। सेविंग फंक्शन बताना क्या होगा, ठीक है। सेविंग फंक्शन होता क्या है भाई? सेविंग फंक्शन की इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू -c बार प्लस 1 - b इंटू y, ठीक है। ये 1 - b कुछ और नहीं होता, ये 1 - b आपका क्या होता है? एमपीएस। क्या होता है? एमपीएस। अब देखो, डिस सेविंग तो हमें पता है, एस की इक्वेशन में -60 तो आ गया, प्लस बी की वैल्यू, एमपीएस कैसे निकलेगा? क्या यहां पर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन है एमपीएस के साथ? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? के। क्या होता है? के। क्या के और एमपीएस में कोई रिलेशन है? कल ही बताया था आपको के और एमपीएस का रिलेशन, कि के इक्वल्स टू
1/MPS। के की वैल्यू है 4, 4 इक्वल्स टू 1/MPS, एमपीएस होता चल गया, एमपीएस इक्वल्स टू 1/4, 1/4 का 0.25, क्या हुआ 0.25। तो सेविंग फंक्शन हमारा क्या बनेगा, -60 प्लस 0.25y। कौन सा आंसर है हमारे पास, फर्स्ट। तो आंसर आएगा ए पार्ट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये इक्वेशन फॉर्म करने वाला कल सैंपल पेपर हमने करे थे, उसमें भी आ रखा था एडी वाला इक्वेशन। इसका मतलब है मल्टीप्लायर से इक्वेशन बनानी, और बनाने के लिए आपको एमपीसी और एमपीएस का बस पता होना चाहिए, इनके बीच में क्या रिलेशन, आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। ये फॉर्मूला काम आ ही जाता है, और अगर ये नहीं आएगा तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 करके हमारा आ ही जाएगा काम। तो इसको अच्छे से करके चलेंगे, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे। चलिए, जिन्होंने ये नहीं करा वो क्या करेंगे, ये वाला, ये तो और आसान है। ये कह रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन है 205 प्लस 0.9y, आपको बताना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, k इक्वल्स टू 1/MPS। अब MPS क्या है, देखो कंजम्पशन की इक्वेशन में MPC होता है, क्या होता है, अगर MPC 0.9 है तो MPS कितना होगा 0.1। सबको पता है क्यों, क्योंकि MPC प्लस MPS कितना होता है 1। अब K का फॉर्मूला हमारा क्या है 1/MPS, K इक्वल्स टू 1/0.1, कितना आ गया 10। तो आंसर क्या रहेगा 10, इसका मतलब है 10, तो यहां पर 10 ऑप्शन में है, यस, बी पार्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, असर्शन रीजन है, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देंगे इसका। ठीक है, असर्शन में लिखा है बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1। ओके, कहना चाह रहे हैं कि ब्रेक इवन से पहले एपीसी 1 से बड़ा होता है। पहले तो याद करो ब्रेक इवन लेवल पे एपीसी कितना होता है 1, क्योंकि कंजम्पशन इनकम इक्वल हो जाते हैं। उससे पहले स्टार्टिंग में ब्रेक इवन लेवल से पहले हमेशा कंजम्पशन बड़ा होता है इनकम से। उस सिचुएशन को डिस सेविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस सेविंग। ये भाई आप ऐसा समझो, एक इंसान कुछ नहीं कमा रहा, क्या वो खर्च करेगा, नहीं करेगा, करेगा, कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करेगा, करेगा। नहीं कमाते हुए भी कंज्यूम कर रहा है, तो एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। एपीसी की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी। कैसे बड़ी हुई है वो सुन लो। देखो एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y। इंसान कुछ नहीं कमा रहा, उसकी इनकम मान के चलते हैं फिलहाल 0 है, उसके बाद भी वो अपने जिंदगी को जीने के लिए मान लो 20 रुपए खर्च कर रहा है डेली, तो 20/0 क्या होता है, 0 या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 0 नहीं होता 20/0, मतलब 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा होता है। रीजन में है द एपीसी इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। एपीसी रेशियो होती है कंजम्पशन और इनकम की। अब ये बताओ असर्शन रीजन, पहले तो देखो ये चेक कर लेते हैं कि भाई करेक्ट है या नहीं दोनों के दोनों। तो भाई एपीसी रेशो होती है कंजम्पशन इनकम की, हाँ ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऊपर वाला भी स्टेटमेंट ठीक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बिकॉज लगाओ बीच में और चेक करो कि क्या ये आपस में रिलेट हो रहे हैं। ये क्या है, एपीसी 1 से बड़ा होता है, चलो जी मैंने मान लिया एपीसी 1 से बड़ा होता है, और एपीसी 1 से बड़ा इसलिए होता है क्योंकि एपीसी कंजम्पशन इनकम की रेशो होती है। ये बात कुछ जम नहीं रही, क्या आंसर होना चाहिए था वैसे, एपीसी 1 से बड़ा क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकम हमेशा छोटी होती है और कंजम्पशन हमेशा बड़ा होता है। रीजन कुछ इस टाइप का होना चाहिए था, इन्होंने रीजन कुछ और दिया है। बात तो ठीक करी है इन्होंने, लेकिन रीजन सही नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा रहेगा इसके अंदर, ए पार्ट या बी पार्ट, बताओ भाई, बी। ये असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा असर्शन को, मतलब कुछ ना कुछ क्या रह गई, थोड़ी बहुत तो कमी रह गई, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए आज कंपैरेटिवली पिछले सैंपल पेपर से आज हम फिर भी थोड़े टाइमली चल रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू इतने टफ नहीं है और बोर्ड के एग्जाम में इतने टफ नहीं आने वाले जितने हमारे जनरली हम सैंपल पेपर में प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ हद तक इजी रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। चले बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड आ गया, बहुत बढ़िया, सिंपल सा हमारा कल हमने निकालना सीखा था, एक बार दोबारा देखते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको समझेंगे। सपोज दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट डेफिसिट ऑफ 50,000 करोड़, ठीक है, बीओटी डेफिसिट कितना है 50,000 करोड़ रुपए का, ठीक है जी। द इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम आर 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। चलो जी, जो इंपोर्ट है वो 5 गुना है एक्सपोर्ट का, जो इंपोर्ट है वो 5 गुना है किसका, एक्सपोर्ट का। आपको बताना है विजिबल आइटम एक्सपोर्ट कितनी है, ये बताना है, ठीक है। चलो अब देखो बीओटी डेफिसिट होता क्या है, पहले वो सुन लो। बीओटी डेफिसिट का मतलब होता है
जब हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स बड़ा होगा किससे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से। जब इंपोर्ट बड़ा होगा एक्सपोर्ट से तो बीओटी हमारा क्या बन जाएगा, डेफिसिट। क्या बनेगा, डेफिसिट। ठीक है, आपको कुछ नहीं बताना, बीओटी 50,000 पे आएगा, चलो जी 50,000 पे आएगा। 50,000 इनमें से किस सिचुएशन में आ सकता है, आपको बता रखा है जो एक्सपोर्ट है ना उसका 5 गुना इंपोर्ट है, 5 इंटू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इक्वल टू 50,000 रुपए। ये इक्वेशन बन गई आपकी। ये इक्वेशन समझ आ गई कैसे आई, कि भाई जो भी एक्सपोर्ट की वैल्यू रखोगे उससे 5 गुना ज्यादा वैल्यू किसकी रखनी है, इंपोर्ट की। अब एक एक करके वैल्यू रख लो, अपने आप पता चल जाएगा। अगर मैं 20,000 वैल्यू रखता हूं तो कितना कितना आएगा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे रखी जाएगी वैल्यू, निकाल लेंगे बहुत सिंपली इसको। ठीक है भाई, एक्सपोर्ट 20,000 पे रख दिया, इंपोर्ट उससे कितना है 5 गुना, तो 20,000 इंटू 5 कितना हो गया, 1,00,000। हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 80। भाई ना चाहिए कितना 50। इसका मतलब ये तो नहीं है, पक्की बात है, ये वाला तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब ओरली कैलकुलेट कर लो तो भाई पे तो पता चल गया हमें कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अगर मैं 10,000 रखता हूं तो देखो कितना आएगा भाई, 10,000 ये और 5 इंटू 10 50,000, 40 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 12,500 रख रहे थे, 12,500 ये आएगा। कैसे, देखो 12,500 ये और 12,500 इंटू 5 62,500, 62,500 ये आ रहा है। समझ आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50,000। इसका मतलब मेरा सही जवाब क्या है, सी पार्ट। इसका मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कितने का है 12,500। ये क्लियर होगी बात। इक्वेशन बनाओ और उसके हिसाब से आंसर अपने आप आता चला जाएगा, लेकिन इक्वेशन सही बनानी बहुत जरूरी है? तो दिक्कत, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा हल्का सा टफ था इतना। बाकी अगर इसका बी वाला पार्ट देखो तो वो इजी हो गया, सबको बताए वाला। चलो ध्यान से सुनेंगे। गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस सेंड टू अब्रॉड, हम भेज रहे बाहर। पहली बात, जब भी हम पैसा बाहर भेजते हैं आता किस साइड में, डेबिट साइड में। पहली तो टेंशन खत्म होगी कि भैया मेरे को सिर्फ वही ऑप्शन देखना है जिसमें डेबिट साइड का जिक्र है। कौन से वाला, डेबिट। जिसपे क्रेडिट लिखा है काट दो, कट कट। ठीक है, बी और डी में से अब किस तरफ आएगा ये देख लो पहले। भाई डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, रेमिटेंसेस हमारे किसके पार्ट है, करंट अकाउंट के। किसके पार्ट है, करंट। तो डेबिट और करंट, तो आंसर कौन सा है, डी पार्ट। ये बात क्लियर हो गई। तो कभी कभार माइंड को थोड़ा सा समझा के जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके भी हम लोग सही एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले में नो डाउट टाइम ज्यादा लगा है, नीचे वाले में सेकंड लगे कितने, 5। आंसर आ गया। तो कौन सा अटेम्प्ट करना ज्यादा सही है बोर्ड के पेपर में, बी वाला, सीधी सी बात है। क्लियर होगी बात, कोई डाउट। ठीक है, लेकिन हाँ ऊपर वाले के अंदर हमारा आंसर की श्योरिटी है कि हमने सही करा है, मतलब सही है। नीचे वाले में अगर क्लियर है बेस तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो थोड़ा सा देख लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन चार में से कौन सी इक्वेशन बिल्कुल सही है, एमपीसी प्लस एमपीएस 0 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, एमपीसी एमपीएस 1 से बड़ा होता है, छोटा होता है। अभी 10 बार जिक्र हो चुका है इसका कि एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, हमेशा 1। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, बी पार्ट। कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनली इसका लास्ट एमसीक्यू मैक्रो का हमारा, ध्यान से सुनेंगे। A situation in which an able-bodied person is not willing to work at the existing wage rate। देखिए एक इंसान है, वो काम करने के काबिल है लेकिन वो काम करना नहीं चाह रहा, वो काम करना चाहता ही नहीं, वो काम कर सकता है, उसे कहा भाई मेरी इच्छा नहीं काम करने की। ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है, ध्यान से सुनना, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? वॉलंटरी मीन्स अपनी इच्छा से, कि वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा, इसको कहा जाएगा वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ठीक है, सो अभी हमने मैक्रो के एमसीक्यू अटेम्प्ट करे। अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें तो सैंपल पेपर वर्सेस एग्जामिनेशन का पेपर, कितना परसेंट आप फील करेंगे कि सैंपल पेपर से ये इजी है? अप्रोक्सीमेटली लगभग 50-60% तो देखा जाए कल और आज वाले सैंपल पेपर में फर्क है हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, और उसमें जितना डिबेट करनी है उसके हिसाब से डिबेट करके चलेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, बहुत सिंपल हमारा क्वेश्चन, बहुत न्यूमेरिकल भी हमारे पास। वैल्यू एडिशन और फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या फर्क है? वैल्यू एडिशन और फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या फर्क है? वैल्यू एडिशन का मतलब है एक तरीके से आपका GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिड, जो हम निकालते हैं। ठीक है,
और फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है जो फाइनल हमारा आंसर आता है। ये दोनों के दोनों हमारे ना उसके टॉपिक है वैल्यू एडिशन और फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमारा एक क्वेश्चन है बीच में डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। उस प्रॉब्लम डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, या तो वैल्यू एडेड अप्रोच ले लो या फाइनल आउटपुट अप्रोच ले लो। या तो सीधा सीधा एक एक लेवल पे जो ऐड हो रहा है उसकी वैल्यू लेके चलो, या फिर सीधा जो भी माल कंज्यूम हो जाए, जब वो कंज्यूम हो जाए उसकी वैल्यू ले लो, फिर बीच का सारा वैल्यू एडिशन छोड़ दो। हम कौन से वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं? वैल्यू एडिशन, क्योंकि वैल्यू एडिशन के अंदर हर लेवल पे हम काउंटिंग कर पाते हैं इजीली। जबकि जो हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो मेथड टिपिकल है, उसमें गुड्स का पीछा तब तक करो जब तक कंज्यूम नहीं होता। तो इसके लिए तो हमें हर गुड के लिए एक इंसान अपॉइंट करना पड़ेगा कि अच्छा पार्ले का बिस्किट जा रहा है, जा देख क्या ये खाएंगे चाय में डूबोगे या फिर केक बनाएंगे, जा जा जा। अगर खा लिया अच्छा लो जी 5 रुपए काउंट कर लो जीडीपी के अंदर, और अगर नहीं खाए केक बना रहा, ओहो मेहनत बर्बाद गई। अब जब केक बिकेगा तब जाके वैल्यू करी जाएगी ऐड। तो इसलिए कौन सा ज्यादा अच्छा है? वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड लिया और टेंशन खत्म करी। ठीक है, सो ये हमारा डबल काउंटिंग के दो मेथड है, ध्यान रख के चलेंगे। अगले वाला न्यूमेरिकल आ गया हमारे सामने, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल वाला। ओके, आपको वैल्यू एडिड निकालना है फॉर्म ए का। चलिए कोशिश करते हैं। वैल्यू एडिड बाय ए, क्या फॉर्मूला हमारे पास? सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ए का फॉर्मूला रहता है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सबसे पहले यही निकालते हैं। चलिए सबसे पहले सेल ढूंढते हैं कौन कौन सी, ए की सेल कौन कौन सी है। पहला परचेज छोड़ दो, परचेज छोड़ दो। सेल बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, 10 रुपए की भाई डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर है, मतलब इंडिया में माल बेचा 10 का, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में माल बेचा 50 रुपए का। उसके बाद एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। हमारा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये कह रहे हैं ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से। कहां पे? अच्छा लास्ट वाले में इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ ये नहीं आएगा भाई, इंपोर्ट नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट आता तो आता। ठीक, बिल्कुल सही, तो ये भी नहीं आ सकता हमारा। खैर चलिए आगे। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है किससे? क्लोजिंग से। हमारा चेंज स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से, कितना? 3 रुपए। ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से, ओपनिंग 10 है क्लोजिंग 7 है, तो क्या आएगा? चेंज स्टॉक माइनस का 3, क्या आएगा? -3। तो यहां हम लिखेंगे क्या? -3। ठीक है, और देखते हैं कुछ और आएगा। फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और तो कुछ नहीं आ रहा। चलो जी यही एक ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया आपका कितना? 7। कितना आ गया? 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना। चलिए अब आता है हमारा जीवीएमपी। जीवीएमपी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या क्या है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहला परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय ए, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। देखो नॉन फैक्टर इनपुट तो हमारे आते नहीं, नॉन फैक्टर इनपुट में हमारी मशीनरी वगैरह आती है, ये नहीं आएंगी चीजें। फैक्टर इनपुट आएंगे जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बस वही वाली चीज आएंगी, बाकी नहीं आएंगी। कितने का है? 5 रुपए का वो है। और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आता है या नहीं आता है? आता है रॉ मटेरियल, तो 5 रुपए तो ये और 50 रुपए ये, 7 - 50 -5 कितना बैठेगा? 55 में 7 के माइनस का 48। बस यही हमारा आंसर है, -48। तो आ गया माइनस में, तो आ गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो क्योंकि एक है, ऐसी कितनी सारी फॉर्म्स होंगी, कहीं ना कहीं फाइनल हमारा आंसर प्लस में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे चलते हैं। देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वो कहना चाह रहे हैं जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जाएगा उसकी सप्लाई भी बढ़ती चली जाएगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? रेट 60 से 70 पहुंचेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। 70 से 80 में और ज्यादा बेचेंगे, 80 से 90 में और ज्यादा बेचेंगे। भाई जो बेचने वाले हैं वो तो महंगे रेट पे ही बेचेंगे ना, तो सप्लाई मींस सेल आउट करना। ये तो बात सही है बिल्कुल, तो ये है भी। सो आपको यहां पर सप्लाई और रेट का रिलेशन बताना है। सप्लाई कब बना देना, ठीक है, सप्लाई कब जैसे आप बनाएंगे और लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्सटेंड सेविंग इज लेस देन एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट। देखिए एक्सटेंड वर्ड छोड़ दो, सेविंग
इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग छोटी है किससे? इन्वेस्टमेंट। सेविंग छोटी है किससे? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको याद करो। ठीक है, सेविंग कम है किससे? इन्वेस्टमेंट। सेविंग कम है, अगर सेविंग कम है तो डेफिनेटली कंजम्पशन ज्यादा करा होगा। अगर किसी इंसान की सेविंग कम है, इसका मतलब वो कंज्यूम क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। अगर वो हद से ज्यादा कंज्यूम करेगा तो मार्केट में गुड्स की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज, क्योंकि आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो, शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज को फिल करने के लिए प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इसके चक्कर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। तो भाई आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये वाला। तो ऑलरेडी बताया था, या तो पूरा टेबल बनाने को आएगा इक्विलिब्रियम वाला, या फिर यही एडी बड़ा हो गया एस से तो क्या होगा, एडी छोटा हो गया एस से तो क्या होगा, एस बड़ा हो गया आई से, एस छोटा हो गया आई से, ये आते हैं हमारे। तो ये मैकेनिज्म आपको लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन और बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत। कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। ओके, आइडेंटिफाई, ये आपसे पूछा गया कि जो एक्शन लिया उसके पीछे क्या रीजन है। द सेंट्रल बैंक हैज इंक्रीज द बेंचमार्क लैंडिंग रेट। बेंचमार्क लैंडिंग रेट आपका रेपो रेट होता है। क्या होता है? रेपो रेट। रेपो रेट 140 बेसिस, 140 बेसिस का मतलब होता है 1.4%। ध्यान रखना, 140 बेसिस पॉइंट अगर ऐसा कभी लिखा है ना, 20 बेसिस पॉइंट मतलब 0.2, मतलब अपॉन 100 करके परसेंटेज में निकाल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो बैंक ने, आरबीआई ने रेपो रेट 1.4% बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया होगा? रेपो रेट क्यों बढ़ाता है बैंक? कब बढ़ाता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे। इन्फ्लेशन के टाइम पे हमेशा रेपो रेट बढ़ाया जाता है ताकि बैंक को आगे लैंडिंग रेट बढ़ाना पड़ जाए। बैंक लैंडिंग रेट बढ़ाएगा तो पब्लिक लोन लेना नहीं पसंद करेगी, और जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको रेपो रेट के बारे में लिखना है और इन्फ्लेशन के टाइम में लिखना है। बहुत इजीली आप लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए नेक्स्ट। ओके, अगला सवाल बहुत ही सिंपल। एक्सप्लेन द गवर्नमेंट्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कैसे सरकारों का बैंक है, सारी सरकार का बैंक, तो आपको पता ही है। गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट है उन सबका जो करंट अकाउंट है वो आरबीआई के पास है। जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की नीड पड़ती है, सेंट्रल बैंक उधार देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना होता है, ट्रांसफर करना होता है, क्रेडिट अकाउंट के, वो करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। तो सारे बैंक जो है हमारे, ठीक है, जितनी भी सरकार है ना, उन सबको अपना करंट अकाउंट खोल के रखना पड़ता है कहां पे? आरबीआई के पास। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और नीचे वाला और इजी हो गया। लो, एक्सप्लेन विद हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिवर्स रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन। अगर एलआरआर बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन को क्या फर्क पता चलेगा? तो वो प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? दो केस। पहले एलआरआर ले लो 10%, उसको बढ़ा दो, कर दो कितना? 20%। जब 10% से 20% पे जाओगे तो क्रेडिट क्रिएशन में कितना फर्क आएगा पता चल जाएगा। 10% के हिसाब से पैसा हो रहा था 10 टाइम्स, 20% के हिसाब से पैसा होगा 5 टाइम्स। क्रेडिट क्रिएशन क्या होगी? कम होगी, बढ़ गई? कम हो गई, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन हमेशा क्या रहता है? इनवर्स। कल भी प्रूफ करा था हमने, सेम ऐसा क्वेश्चन था, बता चुका हूं आएगा और डेफिनेटली आने का चांसेस, ऐसा क्वेश्चन पता होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? टेबल बनानी पड़ेगी आपको। आप टेबल बना के प्रूफ करना चाहो, टेबल बना के प्रूफ कर दो। अगर टाइम की कमी लगती है आपको तो आप फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट तो चेंज होगा ही नहीं हमारा, वो फिक्स है। जो भी लोगे 1000, 100, 200 जो लोगे फिक्स है। चेंज क्या होगा? सिर्फ एलआरआर। पहले एलआरआर 20% वो सॉरी 10% लेके करना है, और फिर एलआरआर 20% लेके करना है। दो केस बनेंगे और उन दोनों केस का कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन कंपेयर कर पाएंगे आसानी से कि पहले पैसा 10 गुना हो रहा था, बाद में पैसा 5 गुना हुआ। इसका मतलब है जैसे जैसे एलआरआर बढ़ता जाएगा क्रेडिट क्रिएशन अपने आप ही कम होती चली जाएगी। प्रूफ करना है। ठीक है, तो आ रखा ऑलरेडी 4 नंबर में। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए फाइनली हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए जो कि आपके 6 मार्क्स के हैं। देखते हैं क्या है और किस चैप्टर से वो बिलोंग करते हैं। चलिए आ गया है नेशनल इनकम से हमारे क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। ओके, नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम हमेशा बड़ी होगी डोमेस्टिक इनकम से। ये फॉल्स, क्योंकि ये ऑलवेज का चक्कर है ना। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपीएफसी। दोनों का फर्क क्या होता है? एनएफआईए। क्या होता है दोनों का फर्क? एनएफआईए। ठीक है, अब 2 कंडीशन है हमारी। एनएफआईए अगर बाय चांस नेगेटिव हो गई, एनएफआईए अगर क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाते हुए मुझे नंबर को माइनस करना पड़ेगा। नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। निकाल के देखो, अगर एनएफआई नेगेटिव है, एनएफआई क्या है? नेगेटिव, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी।
होगी या नहीं होगी? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, NFI प्लस, और अगर NFI नेगेटिव की हुई तो माइनस करना पड़ जाएगा मजबूरी में, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, रीजन अभी मेंशन कर देंगे। अगर NFI नेगेटिव हो जाती है तो डोमेस्टिक इनकम बड़ी होगी, नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, छोटी। ये डाउट किसी को, ठीक है। बीच वाला पार्ट देखते हैं, बी वाला पार्ट हमारे पास। इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, फोकस लाइज ऑन एक्सपेंडिचर बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? वो कहना चाह रहे हैं जब भी मैं एक्सपेंडिचर मेथड से GDP MP निकालता हूं तो मैं केवल और केवल वही खर्चे देखता हूं जो कि मेरे कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा करे जा रहे हैं, मतलब सिर्फ इंडियंस के द्वारा करे जा रहे हैं। क्या एक्सपेंडिचर मेथड में फॉरेन की कोई ट्रांजेक्शन नोट नहीं होती? एक बार एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले के बारे में सोचो। PFC, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, यहां कुछ गड़बड़ है। एक्सपोर्ट तो होते कहां है, बाहर। एक्सपोर्ट का मतलब हुआ फॉरेन कंट्री वाले मेरे इंडियन गुड्स पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये कह रहे केवल भारतीयों के द्वारा खर्च करे हुए पैसे को लेना है। अभी मैंने कह रहा एक्सपोर्ट तो बाहर ही होंगे भाई, इसका मतलब ये बात गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब यहां पर इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, रीजन तो भाई ये आएगा फॉल्स, ठीक है। और लिया जाएगा क्या, आपको इसके अंदर नेट एक्सपोर्ट के बारे में लिखना पड़ेगा कि नेट एक्सपोर्ट आते हैं, और नेट एक्सपोर्ट करे कहां जाते हैं, फॉरेन में। तो भाई ये सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स की बात नहीं है, इसमें दोनों रेजिडेंट्स आ सकते हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो बाहर वाले भी। बस अगर वो इंडियन गुड्स में डील कर रहे हैं तो हमें उनको लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 17 में डायग्राम से रिलेटेड है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अ डायग्राम कैटेगराइज द, ओके, RR क्या है, CR क्या है। ओहो, बहुत ही सिंपल। आपको बताना है कौन कौन सा इनमें से रिवेन्यू रिसिप्ट है और कौन कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, बता दो। अच्छा चलो तुम बताओ, RR में क्या क्या आता है भाई? जितने भी टैक्सेस है सब रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। टैक्सेस कहाँ का है भाई, एक ये और एक ये RR है, ये भी RR है और ये भी RR है। कॉर्पोरेट टैक्स ये भी RR है, ठीक है। कस्टम्स, कस्टम भी हमारा, कस्टम ड्यूटी ये भी टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी ये भी टैक्स है, ठीक है। उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन और बोरोइंग्स। रिकवरी ऑफ लोन, लोन दे रखा था किसी को, पैसा वापस आ गया, एसेट कम हो गए, तो ये हमारी कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी, कैपिटल। और बोरोइंग्स, बोरोइंग से लायबिलिटी बढ़ती है तो ये भी हमारी कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो आप बता देंगे भाई कि RR में ये सब चीजें आती हैं, लिखना है बकायदा। इधर 2 कॉलम बनाएंगे, इधर कैपिटल रिसिप्ट का, इधर रिवेन्यू रिसिप्ट का, दोनों को कैटेगराइज कर देंगे भाई। RR में ये 4 चीजें हैं और कैपिटल रिसिप्ट में ये 4 चीजें हैं, 2 चीजें हैं। ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। अब 2 नंबर का है। रिवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है? रिवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, इसी से बन जाएगा। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अगर फॉर्मूला भी लिखा होगा ना तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे भाई, एक एक नंबर का तो डिफरेंस है। समझ आ गई बातें? तो अब मैक्रो का पार्ट या टेम्प हो गया हमारा पूरा, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% पेपर ये जो है बहुत ही स्मूथ, बिना किसी दिक्कत के होने वाला में था। अब आते हैं हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास उसमें। चलिए देखते हैं। ओके, इसमें हाँ हमारे पास ये भी है, अगर कोई ये अटेम्प्ट करना चाहिए अटेम्प्ट कर सकता है। आपको इसके अंदर प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, ठीक है। सो प्राइमरी डेफिसिट आपको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, याद करो ये फंक्शन हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बता चुका हूं बहुत ज्यादा बात, 3 या 4 नंबर में आता है। वैसे मैं बताऊं तो अगर मैं होता तो मैं पहले वाला ए पार्ट ही अटेम्प्ट करता, क्योंकि वो सच में बहुत आसान है। बी वाले पार्ट में पहली बात न्यूमेरिकल आ गया, परेशान करने वाला है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट अच्छा खासा ड्यूरेशन लेंथ लेके चलेगा अपना, कम से कम 5-7 मिनट लग जाएंगे इसको लिखने में, लंबा टॉपिक है। तो ऊपर वाला हमारा बहुत आसान था, नीचे वाला थोड़ा मुश्किल है। चलो फिलहाल इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आप बताओ प्राइमरी डेफिसिट निकालना है आपके पास, क्वेश्चन में क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, नॉन डेट गेटिंग कैपिटल रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट। क्या मेरे पास फिस्कल डेफिसिट है? चेक करो, क्या मेरे पास फिस्कल डेफिसिट है? नहीं, बिना फिस्कल डेफिसिट के प्राइमरी डेफिसिट नहीं आ सकता। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा? फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब याद करो, फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए मैंने लास्ट में फॉर्मूला आपको लिखवाया था, उसको अच्छे सुनेंगे। रिवेन्यू डेफिसिट
प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। सब एलिमेंट है इसके, चेक करो। रेवेन्यू डेफिसिट कितना दे रखा है आपको? रेवेन्यू डेफिसिट कितना है भाई? 40 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 220 माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स 190। करो भाई, कितना आएगा? 70। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पीडी इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। 70 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 20। तो कितना आंसर आया? 50। तो हमारा आंसर कितना है? 50। अगर ये फॉर्मूला याद है, जो कि हमारा मेन फॉर्मूला इसका, तो इसको भी कैलकुलेट करने में कुछ सेकंड ही लगने। और मैं बता चुका हूं, जो टफ वाला न्यूमेरिकल होगा उसके अंदर फॉर्मूला यही वाला लगेगा। फॉर्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट सुन लो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब देश में दो सिचुएशन बड़ी कॉमन है, एक इन्फ्लेशन, एक डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है सरप्लस। क्या बनाती है? सरप्लस बजट वो बजट है जिसमें सरकार के खर्चे कम है और रिसीट्स ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद डिफ्लेशन टाइम पे गवर्नमेंट बजट बनाती है क्या? डेफिसिट। डेफिसिट बजट में सरकार के खर्चे ज्यादा है और कमाई कम। इसके बारे में आपको लिखना। ठीक है, सो ये था हमारा मैक्रो का फुल पार्ट। अच्छा है, काफी बढ़िया। चलिए आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, देखते हैं क्या क्या सवाल है। आ गया सबसे पहले असर्शन रीजन। पहला, commercialization of agriculture under the British rule was responsible for frequent famines between 1875 and 1900। वो कहना चाह रहे हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिटिशर्स ने जो एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करा था, वो सबसे बड़ा रीजन था फ्रीक्वेंट फेमाइंस का। जो फेमाइन मींस सूखा पड़ना या ड्रॉट। फेमाइंस का मीनिंग एक बार हिंदी में भी चेक कर लेंगे, एक बार ऊपर हिंदी में भी मेंशन है भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कभी कभार ओके, यहां देखते हैं। अकाल के लिए जिम्मेदार, हाँ सूखा एक तरीके से। सो कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर सूखा पड़ने का सबसे बड़ा कारण था। बी पार्ट में, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगन्स टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन। पहले तो बताओ, ब्रिटिश के टाइम पर इंडिया ने फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे पूरे वर्ल्ड में। वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ये तो गलत ही है बिल्कुल। इंडिया तो 19 से ग्रीन रेवोल्यूशन आने तक बेचारा इंपोर्ट ही करता है, तो ये तो गलत ही है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, स्टेटमेंट 2 तो 100% फॉल्स है, इसकी तो टेंशन ही खत्म होगी। तो स्टेटमेंट 1 सही होगा बिल्कुल हमारा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक ही आंसर बैठ सकता है हमारा, ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। द परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एमएसपी इज मेंटेन्ड एज बफर स्टॉक। बिल्कुल सही है, सरकार जितना भी एमएसपी से सामान खरीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो बफर स्टॉक में मेंटेन करा जाता है। और बफर स्टॉक मेंटेन कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन करता है? एफसीआई। ठीक है, ये बीज गोदाम में सारा, ये अनाज गोदाम में सब रखा जाता है, और भविष्य में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो इसको यूज करा जाता है। आगे स्टेटमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेफगार्ड द फार्मर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्रोडक्ट प्राइसेस। एमएसपी का तो पंगा चल रहा है सारा का सारा। एमएसपी सबको पता ही है कि भैया अगर कभी भी रेट ऊपर हो या नीचे हो, किसान ने अपना सारा माल किसको बेचना है? किसान, वो सॉरी गवर्नमेंट को बेचना है उस रेट पर जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और वो इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा। मार्केट में रेट कुछ भी हो, सरकार उसको महंगा ही खरीद देगी। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, इसी का काम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे। ठीक है, सो आंसर आएगा सी पार्ट। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से कौन सा है, देखते हैं हमारे पास। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाहर से आता हुआ जो माल था उसको हम इंडिया में बनाएंगे ताकि पैसा बच जाए, ऐसा था? बिल्कुल ऐसा था, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। लाइसेंस पॉलिसी इन शॉर्ट रीजनल इक्वालिटी। लाइसेंस पॉलिसी रीजनल इक्वालिटी आती है। अब ये रीजनल इक्वालिटी क्या है? सरकार जो बैकवर्ड एरियाज थे वहां लाइसेंस जल्दी दे दी थी, और जो डेवलप एरियाज थे वहां पे लाइसेंस डिले करके दे दी थी। तो इससे रीजनल इक्वालिटी प्रमोट होगी। ऑब्वियसली बात है, बैकवर्ड एरिया में जाके जल्दी इंडस्ट्री खोल सकते हो, एडवांस एरिया में आपको इंडस्ट्री खोलने का मौका मिलने वाला नहीं। तो बिल्कुल सही है वाला, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी ठीक है। थर्ड, रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज अ बेस फॉर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। भाई हमने जो अपना इकोनॉमिक मॉडल सिस्टम बनाया वो रशिया से कॉपी करा है। और लास्ट वाला पार्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर वन ऑफ द एसेंशियल टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एसएसआई जो है बहुत जरूरी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए।
तो भैया लास्ट वाला ठीक है हमारे, इसका मतलब जो पंखा होगा वो किसमें होगा, सी में ही हो सकता है, ठीक है। और लास्ट, मिनी हाइडल प्लांट आर गुड फॉर द एनवायरमेंट बिकॉज, मिनी हाइडल मींस वो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज के थ्रू, देखिए जहां पे डैम बना हुआ है वहां से ना वाटर जो नीचे फॉल होता है उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वो अलग अलग जगह से आता है, तो वहां पे एक प्लांट छोटे छोटे लगा देते हैं और उसको कहते हैं मिनी हाइडल प्लांट। जैसे आप ये समझो कि पहाड़ से पानी आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है स्पीड से आता है, तो जहां जहां से पहाड़ में पानी आ रहा है नीचे, वहां पर एक छोटा सा सेटअप लगा दिया, ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं होता, मुश्किल से मुश्किल 8-10 फीट का सेटअप होगा हमारा, वो लगा दिया। उससे क्या पानी आएगा, टर्बाइंस घूमेंगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। पानी तो आना ही आना है नीचे, ऑब्वियसली बात है, उससे टर्बाइन घूम जाए तो फायदा ही फायदा अपना। तो ये क्यों अच्छा है, पहला दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर लोकल एरियाज, ये तो बात सही है भाई, वो सिर्फ लोकल इतनी ही बना सकते हैं कि बस थोड़ा बहुत काम चल जाए, ज्यादा नहीं बना सकते। दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज ऑफ पैटर्न और दे रिलाई ऑन पेरिनियल स्ट्रीम्स। तो पहली बात ये तो बता रहे इन्होंने कि भाई तो लैंड यूज पैटर्न चेंज नहीं करती, आपकी जमीन जैसी है वैसे चलते रहने तो कोई दिक्कत नहीं। और दे रिलाई ऑन द पेरिनियल स्ट्रीम्स, मतलब जो कभी कभी बहें या सीजनल बहती है उन स्ट्रीम्स पर ये डिपेंड रहते हैं ज्यादातर हमारे। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट ओपिनियन आपको लग रहा है? तो तीनों ठीक ठाक से लग रहे हैं हमारे, तो तीनों रह सकते हैं इसका हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट, ओहो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, क्या बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना फोकस ऑन डैश, किस चीज पे फोकस थी? सोचो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने में, एग्रीकल्चर बढ़ाने में, प्राइवेटाइजेशन में, फॉर्म्स, सबको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगला, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑफ द ग्लोबल, ये आप याद कर लेंगे, इसमें इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है? यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। ओके नेक्स्ट, स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज डैश इन इंडिया। ओके, स्किल इंडिया प्रोग्राम इनमें से किस चीज को बढ़ावा नहीं देगा? आई रिपीट, स्किल इंडिया प्रोग्राम इनमें से किस चीज को बढ़ावा नहीं देगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को तो देना ही देना है। स्किल इंडिया का मतलब है लोगों के अंदर स्किल्स लेकर आए, और स्किल्स से क्या बढ़ता है? ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है, तो ये तो नहीं हो सकता। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट, इनपुट को ढंग से यूटिलाइज करवाने पे ध्यान देगा। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इनएडिक्वेट स्प्रेड मतलब हद से ज्यादा स्प्रेड करना वोकेशनल एजुकेशन को। भाई जीडीपी देखो बढ़ सकती है, मैंने मान लिया, इनपुट ढंग से यूज हो सकते हैं, मैंने मान लिया, चलो लोग स्किल होंगे तो इनपुट ढंग से यूज करेंगे, मान लिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, चलो हमने मान लिया। लास्ट है इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब इससे वोकेशनल एजुकेशन की अंधाधुन स्प्रेड हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं। नेक्स्ट assertion, okay, between 1966-76 Mao introduced the movement under the professionals and students are asked to work। ये मैंने बताया था, हर इंसान 10 साल के लिए गांव में जाएगा और वहां पे सारे का सारा गांव की मिट्टी के साथ अपने आप को जोड़ेगा। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम का नाम सोचो एक बारी, क्या ये कम्यून सिस्टम है? ग्रेटली फॉरवर्ड, ग्रेटली फॉरवर्ड तो है नहीं, ये तो सबको पता है, और वन डोर पॉलिसी ऐसा भी कुछ नहीं है। इस सिस्टम का नाम है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। सब लोग अपने कल्चर से जुड़े चाइना के अंदर, इसके लिए हर इंसान को 10 साल के लिए कहां भेजा गया? कंट्री साइड में, गांव में, ताकि लोग जाएं गांव की मिट्टी के साथ अपने आप को जोड़ पाए। इसके लिए हर इंसान को कहां भेजा गया 10 साल के लिए? गांव में। ये चाइना में कंपलसरी था। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारे सामने। स्टेटमेंट, इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द सर्विस सेक्टर हैज बीन इमर्जिंग एज अ मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया पाकिस्तान दोनों में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट सर्विस सेक्टर में हुआ है। और किस पे डिपेंड होते हैं? दोनों सर्विस पे ही सबसे ज्यादा डिपेंड, ठीक है। दूसरा, अमंग द नेबरिंग ऑफ इंडिया चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये बात भी सही है भाई, इंडिया के आसपास के सारे देशों में सबसे ज्यादा जीवन चाइना के अंदर ही मिलेगा आपको, क्योंकि वहां के लोग 100 साल तो बहुत ऐसे पार कर लेते हैं जैसे उनके लिए 100 कुछ हो ही ना। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, वर्कर्स हु आर हायर्ड ऑन परमानेंट पेरोल आर कॉल्ड डैश वर्कर्स। ऐसे लोग जिनको परमानेंट पेरोल पे, मतलब महीने के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से रखा जाएगा और उन्हें पूरे महीने की सैलरी दी जाएगी, परमानेंट है वो सारे, उनको क्या कहते हैं? क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, कैजुअल वर्कर है, रेगुलर वर्कर है, या हायर्ड वर्कर है? तो ये ऐसे वर्करों को कहते हैं क्या? रेगुलर वर्कर्स। क्या कहते हैं? रेगुलर वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड तो किसी लिए काम ही नहीं करते। कैजुअल वो है जिनको कभी कभी काम मिलता है, ठीक है, और हायर्ड वो है जो किसी और के लिए नौकरी कर रहे हैं। अगला, जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें जीडीपी बढ़ रही है और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है।
मतलब पीपल आर बिकमिंग जॉबलेस, स्टिल इंडिया इज ग्रोइंग, दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। और ये देखा गया है 1991 के बाद ज्यादा, क्योंकि 1991 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही प्रमोट हुआ, हर सेक्टर में मशीनें आ गई, मशीन आने की वजह से लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो जॉबलेस ग्रोथ क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, लेबर माइग्रेट हो जाती है, लेबर बड़ी महंगी हो जाती है, ग्रोथ रेट कम है, या ग्रोथ टेक्नोलॉजी की वजह से होती है, ठीक है। और फाइनली हमारे पास इसमें एक और आ गया क्वेश्चन, देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे इस बारे में। प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप रादर देन वन स्पेसिफाइड क्रॉप इज कॉल्ड डैश। जब आप एक से ज्यादा क्रॉप उगाते हैं तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? क्या ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, डाइवर्सिफिकेशन इन सेक्टर है, डाइवर्सिफिकेशन डेवलपमेंट है? तो इसका सही आंसर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ये ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास चलिए देखते हैं। ओहो क्या बात है, फोटो भी आई है। ओके, स्टेटमेंट बेस, इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन 1951। इंडिया का पहला प्लान 1951 में, पहला 1951 में ही आया था, फर्स्ट 5-year प्लान 1951 में ही आया था इंडिया। 1951 में पहला, 1956 में दूसरा, और दूसरे वाले प्लान पे हमारा फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पास हुआ था। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान चाइना अडॉप्ट इकोनॉमिक प्लानिंग एज द कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इंडिया ने, पाकिस्तान, चाइना ने, तीनों ने इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब एलपीजी को अडॉप्ट करा कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इसके बिना विकास हो पाने नहीं। तो सही है बात, मेन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी तो यही है हमारी। तो दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहे हैं। अगला चलिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे। आपके सामने एक पिक्चर है, ये पिक्चर किस चीज की है भाई, पेड़ कट रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, पेड़ काटने को डिफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। उनके लिए नीचे दे दिया एनवायरमेंटल इशू था। आप देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, आपको नजर, पेड़ कट रहे हैं, तो पेड़ का डिफॉरेस्ट, अब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू मीट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सब हम इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हमारे पास अगला सवाल, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रूरल सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल बैंक में कौन सा सिस्टम है लोगों को उधार देने का? कि नाबार्ड है, और रिलेट करना चाह बता सकते हैं कि गांव के लोग तीन तरह का क्रेडिट लेते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। एक एक लाइन इसके बारे में लिख के, थोड़ा नाबार्ड के बारे में लिख के इस आंसर को फाइंड अप कर सकते हैं। मतलब ये आंसर लिखा जाएगा सेल्फ, लेकिन इसमें क्या क्या आ सकता है पहले बता दो। फार्मर्स किस किस रूल लेते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग, और कहां से लेते हैं, रूरल से लेते हैं, और उनको रेगुलेट करने वाला कौन है, नाबार्ड है, तो इस तरह से रेगुलेट करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे सामने है, डॉक्टर खुराना, a dentist, ran his clinic in an economically backward area. He was earning a competitive low income, so he decided to move to a city and spent a huge amount. Identify, explain the type of expenditure by Dr. Khurana which directly contribute to the process of human capital formation. Already बता चुका हूं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में माइग्रेशन वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के सामने उसका एक छोटा सा एग्जांपल, एक इंसान है, रह रहा था, थोड़ा बहुत कमा था, अब उसने डिसाइड करा वो आ गया शहर में, उसने अच्छा खासा खर्च करा शहर आने में, शहर में उसको सेटअप करा पूरा हॉस्पिटल वगैरह, और उसकी वजह से उसकी इनकम बढ़ गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट हमारा जो है इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। और माइग्रेशन ह्यूमन कैपिटल का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू आपकी जगह पर नहीं है तो आ जाओ आगे, और आगे आप लेके चल सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? अगला, वैलिड रीजन फॉर दिस ग्रोथ एंड री-इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ग्रोथ स्लो क्यों है? दो रीजन आपको पता ही है। एक तो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है,
सबसे बड़ी दिक्कत, वहां हर चीज का प्रोडक्शन जो है किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसका मतलब गवर्नमेंट डिपेंड। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो है ना फॉरेन से इनकम के ऊपर ज्यादा डिपेंड है रादर देन अपने देश की कमाई। वो फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड है कि वहां से उसको एड मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। पहले अमेरिका था, ठीक है, अब गल्फ कंट्रीज दे देते हैं, तो वो के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। वैसे पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं ज्यादा, तो इसके बारे में चलिए हमारे पास एक्सप्लेन बिहाइंड द रेशनल बिहाइंड द लाइसेंस राज अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। रेशनल मींस रीजन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 बारे में आप पूरा बता दो उसमें क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें बीच में एक पॉइंट है हमारा लाइसेंस राज वाला। पहला पॉइंट तो हमारा वो 3-fold क्लासिफिकेशन के अंदर, दूसरा पॉइंट हमारे पास है परमिट लाइसेंस राज। इस पॉइंट में लिखा गया है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में हमने इंडस्ट्रीज को लाइसेंस देना कंपलसरी कर दिया। लाइसेंस बैकवर्ड एरिया में मिल जाएगा फ्रीक्वेंट जल्दी से, और एडवांस एरिया के अंदर डेवलप एरिया में लाइसेंस मिलने वाला नहीं है। और इसको करने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि पूरे कंट्री के अंदर रीजनल इक्वालिटी है। क्या है? रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी समझते हैं कि जो एरिया डेवलप हो गए वहां ना जाओ इंडस्ट्री खोलने, वहां जाओ जिनको आप जरूरत है। हमारा रीजनल इक्वालिटी वाला आ सकता है। इसके नीचे मल्टीलेटरल हमारे ये सुन बैकवर्ड एरियाज में, अगर किसी को कुछ नहीं आईपीआर भी लिख दोगे तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईपीआर के अंदर पॉइंट लिख पूरा नंबर मिल जाएंगे। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट देखो, दो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं हमारे, होता है बायलैटरल, मल्टीलेटरल। बायलैटरल होते हैं टू इसके बीच ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें दो उसे कहते हैं बायलैटरल, और जिसमें मैनी हो पर जिसमें दो से ज्यादा कंट्री हो किसी ट्रेड एग्रीमेंट में कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब जब कमिटमेंट दो से ज्यादा कंट्री के साथ जुड़ गए उसे मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। इस बात को चलना पूछा जा एमसीक्यू में भी आ सकता है, बड़ी बात, ठीक है। तो ये आ सकता है 1 मार्क में पूछा गया, मीनिंग है इसका से ज्यादा कंट्री के बीच में जो एग्रीमेंट को मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट आएगा। इतने में एमसीक्यू इससे ऊपर आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आखिरी के 3 क्वेश्चन, स्टेट एंड इलैबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और, अब इसको ध्यान से सुनना, ट्रू फॉल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमी हैज शोड सैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस टुवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन इन द रीसेंट पास्ट। ये कहना चाहते हैं, अब ये फॉर्मलाइजेशन क्या है? फॉर्मलाइजेशन मतलब है फॉर्मल सेक्टर की, फॉर्मल सेक्टर सरकारी नौकरियां भर रही है, ये सरकारी नौकरी कोई कमी नहीं है कहना चाहते हैं। तो भैया बिल्कुल गलत है। हमारे देश में फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? फॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन मींस इनफॉर्मल सेक्टर जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट नौकरियां, कैजुअल जॉब्स वगैरह का ट्रेंड बढ़ रहा है और जॉब्स का ट्रेंड कम होता जा रहा है। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो ये बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने देखते हैं। In India, the self-employed constitute 60% employees. The possible incidence of underemployment is the highest among the self-employed. जो करने वाले वो self-employed की कैटेगरी में आते हैं 60%। उसके बाद ऐसा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारे में बहुत ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा मिलेगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों में अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। मतलब इंसान जो अपने आप को अपनी काबिलियत से नीचे, पढ़ा लिखा इंसान भी, आपने वो सुना नहीं चाय वाला, टेक मोमोज वाला, अपना क्या दिखा रहा है कि भाई पढ़ा लिखा है, उसके बाद ये टाइप का वर्क कर रहा है। तो ये क्या है? बेसिकली दिखा रहे हैं कि हालत, ठीक है। पहले ऊपर वाले 60% जो डेटा उसके हिसाब से 52% के आसपास एम्प्लॉयड लोग हैं। डेटा में 52, तो लगभग 50% के आसपास है। उसके बाद ऐसे सजेस्ट एंड एलिब्रेट मेजर्स दैट मे बी टेकन टू प्रमोट प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, बस एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा।
पहला प्रोडक्शन बढ़ा लो देश में, दूसरा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कौन से वाली लेबर इंटेंसिव, जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा, मशीनों का इस्तेमाल कम होता है, उसके बाद देश में एम्प्लॉयमेंट कोई कमी नहीं किसकी, ठीक है। उसके बाद ओहो ये देखो क्वेश्चन, व्हाई आर लेस वुमेन फाउंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन कम क्यों है, रेगुलर मींस अच्छी नौकरियां, लिखे वाली नौकरियां, उन्हें सबसे कम पार्टिसिपेट क्यों करती हैं। पहली बात तो फीमेल एजुकेशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये वही वाला आंसर है हमारा कि फीमेल वर्कफोर्स में कम क्यों है। पहला ना उसके अपने डिसीजन निर्भर नहीं करता, किस पे करता, फैमिली के डिसीजन पे, फैमिली से पूछ के करना पड़ेगा। बहुत सारी फीमेल ऑलरेडी कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, का काम वो है, वो कभी में काउंट नहीं होता, जबकि वो सारी ऑलरेडी एंगेज्ड है, काम करने में तो लगी, उसको वैल्यू कुछ नहीं करता है, रेगुलर सैलरी में वो कम मिलेगी। ये बात समझ आ गई। पढ़ाई दूसरा डिसीजन, इसके ऊपर थोड़ा लिखना पड़ेगा। दूसरा ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल, बताओ देखिए कैपिटल मींस लोग, रिसोर्सेज, इनमें से कौन से टेंजिबल है और कौन से इंटेंजिबल है। ह्यूमन कैपिटल क्योंकि स्किल दिखते नहीं लेकिन होते हैं, जबकि कैपिटल टेंजिबल है, फिजिकल कैपिटल में क्या आ गया, बोर्ड कोर्सेज वगैरह सब दिखते हैं, तो इससे रिलेटेड लिखना है। फिजिकल आते हैं सारे के सारे, इसका एक अच्छा खासा डिफरेंस एनसीईआरटी में, ठीक है, तो 2 पॉइंट एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट। इंडिया ओके, कोई भी एक स्ट्रेटजी जिससे इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सकता है, कोई भी एक स्ट्रेटजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज कर लो भाई, एनर्जी यूज कर लो, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कर लो, ऐसे यूज कर लो, कोई भी चीज जिससे डेवलपमेंट आ सकता है। बहुत टॉपिक है स्ट्रेटजी से बड़ा सस्टेनेबिलिटी, कोई से आ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट, इससे गोल भी बच रहा है और सबसे बड़ी बात है कमीशन नहीं होता, फायदे फायदा। उस माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम कल भी बताया था, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के ऊपर एसएचजी हेल्प ग्रुप आ रहा है, बार बार ध्यान, ठीक है, हेल्प ग्रुप के ऊपर आपको होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो वो लोग एक 10-20 लोग मिलके बना लेते हैं, जिनकी इनकम काफी कम है, डेली इनकम पे डिपेंड है, ऐसे लोग बेसिस पे सेव करते हैं, पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो क्वेश्चन आता है लास्ट वाला सुनना, व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिप्लेस्ड नीति आयोग इन इंडिया, आयोग आया उसने कौन से, देखो अकॉर्डिंग टू इंडिया हैज टेक्नोलॉजिकल ways to facilitate digital, there is a need for creating regulation for promoting this. Its reported title, a proposal for licensing and regulatory regime for India, offers a template for digital India licensing and regulatory regime for country. Indian public digital infrastructure interface India has successfully faced this. With Aadhaar, India is a curve to operationalizing technology stock and fully facilitate digital bank. Banking allow the user to set up automatic payment for regular bills. Digital banking enable transfer, ये सारे डिजिटल फायदे हैं। अब ये नीति आयोग प्लानिंग कमीशन किसको, ये हमारे 5 ईयर प्लान में मेंशन भी है, पहले कभी इंडिया में प्लानिंग कमीशन होता, हटा के हम लोग क्या बना दिया उसको, क्या बनाया, कब बना, 2 ध्यान रख के चलेंगे। चेयरमैन हमारे जो है देश के मिनिस्टर रहते हैं, कौन रहता है देश का, उसके बाद एडवांटेज बता दो डिजिटल बैंकिंग, ये डिजिटल फायदे सारे हैं, कोई भी डिजिटल बैंकिंग के क्या, तो ये आपका तो ये बेस क्वेश्चन हमारे, ठीक है, पैसेज बेस क्वेश्चन, इसमें बहुत सोच समझ के आप कभी कभार पैसेज सच में बहुत टफ हो जाता है, बहुत टिपिकल सा आ जाता है पैसेज, करना क्या है, उस पैराग्राफ को पॉइंट्स में बना दो, मतलब पॉइंट करके उसके उसी पैराग्राफ पूरा कॉपी कर दो,
लेकिन छोड़ के नहीं आना, पैराग्राफ के अंदर ही होंगे। अगर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा डिजिटल बैंकिंग का, ये तो हमने ऊपर से पढ़ लिख दिया। कभी कभार सच में कुछ ऐसा डेटाबेस, कुछ डेटा उसके अंदर कुछ मुश्किल आ जाता है, ऐसे केस में छोड़ना, क्या करना है, पैराग्राफ को पॉइंट्स लिख दो, बिना किसी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो एक आधा नंबर कट के, लेकिन नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे, उसमें टेंशन लेने की तो आराम से आगे पेपर अगर आते हैं। डेवलपमेंट पार्ट में क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगा, उसकी इन डेप्थ हमें जाना, हमें सोचना भी पड़ा, आपसे आप इसकी तैयारी कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। उठा तो आप पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को काफी